दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कंपनी टी सीरीज की मालिक गुलशन कुमार की हत्या कैसे हुई, कैसे यह मर्डर मिस्ट्री भारत से लेके लंदन तक चर्चा का विषय बना रहा, कैसे इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और अबू सलेम का हाथ पाया जाता है। साल 1970 से 1974 इन 4 सालों में दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक शख्स अपने पिता के साथ जूस का ठेला लगाता था और उस शख्स का नाम था गुलशन कुमार दुआ। और इसी दौरान इनकी इंटरेस्ट म्यूजिक के प्रति ज्यादा थी और इसी के चलते गुलशन कुमार दरियागंज से नोएडा में शिफ्ट हो जाते हैं। तो गुलशन कुमार नोएडा में एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सुपर कैसेट्स। और यह कंपनी उस समय ऑडियो कैसेट्स बना के बेचने का काम करती थी और उस समय ऑडियो कैसेट का मार्केट बहुत ही बड़ा था। मार्केट में और भी कंपनियां थी, लेकिन गुलशन कुमार की खासियत यह थी कि ये बहुत कम दामों पर कैसेट बेचते थे और इसी वजह से उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। और इसी के साथ गुलशन कुमार एक और सेगमेंट में कदम रखते हैं जो था भक्ति संगीत, माता के भजन बनाना, भगवान के भजन बनाना और इन सब गानों को शूट करके वीडियो कैसेट्स बनाया जाता था और बहुत ही सस्ते दामों पर बेचा जाता था। कुछ सालों के बाद गुलशन कुमार नोएडा से मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं और साल 1983 में यहाँ पर टी सीरीज के नाम से एक म्यूजिक कंपनी की शुरुआत करते हैं। और गुलशन कुमार मुंबई में आकर बहुत ही ज़्यादा विकास करने लगते हैं, राइज होने लगते हैं। सन 1980 के दौरान सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, उदित नारायण, इन सभी को 80 के दौर में टी सीरीज ने लॉन्च किया था। और गुलशन कुमार की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये नए नए एक्टर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर को ही मौका देते थे। अब सोचिए, दिल्ली के दरियागंज का जूस बेचने वाला लड़का अब मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन चुका था। और गुलशन कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ ही साथ फिल्म प्रोडक्शन में भी एंट्री कर लेते हैं। 90 के दौरान एक फिल्म आती है जिसका नाम था आशिकी। यह वह फिल्म थी जिसकी पब्लिसिटी में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया था। मूवी रिलीज होने से पहले ही फेमस हो चुके थे। तो उस साल 1992 और 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे ज़्यादा टैक्स पेड किया गया था गुलशन कुमार के द्वारा। और इस दौरान टी सीरीज का टर्नओवर 350 करोड़ से ज्यादा का हो चुका था। मार्केट कैप्चर इन म्यूजिक इंडस्ट्री 65% हो चुका था। और इस मूवी आशिकी से नदीम अख्तर सैफी और श्रवण कुमार राठौर को, या नदीम श्रवण, इनको बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। यह वही समय था जब अंडरवर्ल्ड डॉन एक्टिव हुए थे 1992 और 1993 में। और ये लोग बॉलीवुड में अपना दखल बढ़ाना शुरू कर दिए थे। इसमें थे जैसे दाऊद इब्राहिम, शकील और छोटा राजन। और उस दौरान किसी न किसी म्यूजिक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को फोन पर धमकियां मिलती थी कि प्रोडक्शन मनी दीजिए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और इसी दौरान गुलशन कुमार अपना काम बहुत तेजी से कर रहे थे। अब हुआ क्या, आशिकी के रिलीज के कुछ सालों के बाद जो इसके म्यूजिक कंपोजर थे नदीम श्रवण, तो इसमें से जो नदीम था उसने ऐसा सोचा कि गुलशन कुमार उसका करियर बर्बाद करना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको दोबारा कोई काम नहीं दे रहे हैं। और बात यह थी कि जो नदीम था वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। खास बात यह थी कि नदीम के कुछ कॉन्टेक्ट अंडरवर्ल्ड से भी हो चुके थे। और दाऊद इब्राहिम का जो छोटा भाई था अनीस इब्राहिम, उससे नदीम की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और गुलशन कुमार उस दौरान एक और नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। और वह एक्सपेरिमेंट ये था कि उस दौरान जो भी पुराने गाने थे उसको किसी नए सिंगर से गवाकर टी सीरीज के बैनर से निकालना शुरू कर दिया था। इस चीज से जो पहले से ही थे म्यूजिक इंडस्ट्री में, उनको ये चीज लगने लगा कि अब तो उनका धंधा ही बंद हो जाएगा। इसमें थे जैसे कि टिप्स, वेनस और HMB। इन लोगों को गुलशन कुमार के इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा था। नदीम गुलशन कुमार को अप्रोच करता है और बार बार टी सीरीज के ऑफिस जाता था और गुलशन कुमार को बोलता था आप इसको टी सीरीज के बैनर से लॉन्च कीजिए। फोर्स करने लगा इसके ऑडियो राइट्स खरीदने के लिए। मार्च 1997 में गुलशन कुमार उसकी पूरी एल्बम में से उसका खुद का गाया हुआ गाना लॉन्च कर देते हैं और यह गाना चल नहीं पाया, फ्लॉप हो गया। अब क्या होता है कि नदीम गुलशन कुमार के ऑफिस में जाकर उनको बोलता है कि
आपने इसकी पब्लिसिटी अच्छी तरीके से नहीं किया, इसीलिए यह गाना नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पर गुलशन कुमार का ये कहना था कि तुम एक म्यूजिक डायरेक्टर अच्छे हो बट सिंगर नहीं। लेकिन नदीम बात मानने को तैयार ही नहीं था। एक तरीके से गुलशन कुमार के साथ अपनी दुश्मनी मान लेता है। और इसी दौरान मुंबई बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की तरफ से अबू सलेम अपना दखल देना शुरू कर दिया था। और यह वही समय था जब बॉलीवुड की म्यूजिक इंडस्ट्री पर केवल टी सीरीज का ही दबदबा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि कटरा के मां वैष्णो देवी मंदिर में डेली का 1 लाख का चढ़ावा केवल गुलशन कुमार के तरफ से होता था। और अब क्या होता है कि गुलशन कुमार को अबू सलेम के तरफ से एक फोन आता है कि इतना चढ़ावा चढ़ाते हो, कुछ मुझे भी चढ़ाओ। ऐसा अबू सलेम डिमांड करता है और बोलता है कि हर महीने आपको 5 लाख रुपए देना होगा मुझे। लेकिन नदीम उस समय गुलशन कुमार से अपनी दुश्मनी मान चुका था। अब होता क्या है कि जून 1997 आता है और इस महीने दुबई में एक पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होती है नदीम सैफी के द्वारा। और इस पार्टी में म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े एक्टर जो कि आज के समय में सुपरस्टार हैं, जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, सभी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। और साथ ही साथ इस इवेंट में अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, ये लोग भी शामिल होते हैं सिवाय गुलशन कुमार के। और यहाँ पर डिस्कशन होता है कि सभी लोग कितने लॉस में जा रहे हैं गुलशन कुमार की वजह से। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर प्लानिंग बन जाती है गुलशन कुमार के मारने की। और यह सब प्लानिंग अनीस इब्राहिम के दफ्तर में होती है। और अब क्या होता है कि इसी दौरान अबू सलेम का लगातार फोन आना शुरू हो गया गुलशन कुमार के पास। लेकिन गुलशन कुमार अबू सलेम को इग्नोर कर रहे थे, वो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और इसी दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई के ऊपर भी हमला हो जाता है, लेकिन वो बाल बाल बच जाते हैं। 5 अगस्त 1997 इंडियन एक्सप्रेस का एक रिपोर्टर अबू सलेम को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि ये जो सुभाष घई के ऊपर हमला हुआ है क्या आप लोगों ने करवाया है। तो यहाँ पर अबू सलेम जवाब देता है कि हाँ, ये हमला तो हमने ही कराया था, लेकिन यह डराने के लिए था, मारने के लिए नहीं था। कि नेक्स्ट हफ्ते फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम को हम लोग मारने वाले हैं, ऐसा जवाब देता है अबू सलेम उस रिपोर्टर को। और ये बात उस समय के जो क्राइम ब्रांच के हेड हुआ करते थे रंजीत शर्मा, उनको बताया जाता है उस रिपोर्टर के द्वारा। लेकिन इत्तेफाक से मुंबई पुलिस की लिस्ट में गुलशन कुमार का नाम नहीं, और उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि गुलशन कुमार की जान को खतरा है। और अबू सलेम 5 अगस्त सन 1997 को गुलशन कुमार को फ़ोन करता है और बोलता है कि अगर बचना चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए आपको देने होंगे। यह पहली बार था जब उसने नदीम का जिक्र किया था गुलशन कुमार के साथ। और इस बात के गवाह खुद गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार थे। और 5 अगस्त सन 1997 के बाद अबू सलेम का फिर फ़ोन आता है 9 अगस्त 1997 को। और यह अबू सलेम का आखिरी कॉल था कि 10 करोड़ रुपए भिजवा दो और नदीम के गाने को प्रमोट करना शुरू कर दो। और यहाँ पर गुलशन कुमार उसको बोलते हैं कि मैंने उसको प्रमोट किया था फिर भी नहीं चला। नदीम एज ए म्यूजिक कंपोजर अच्छा है बट सिंगर नहीं। अगस्त सन 1997 को तो 12 अगस्त की सुबह 10:15 बजे गुलशन कुमार अपने घर से निकलते हैं मंदिर के लिए। अब यह मंदिर में पहुंच जाते हैं और 15 मिनट तक पूजा करते हैं। और जब पूजा करके बाहर निकलते हैं तो उसी गली में एक शिवा हेयर सैलून है। हेयर सैलून पर 3 लोग इनका काफी समय से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही गुलशन कुमार अपने गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही उन्हीं तीनों में से एक आदमी गुलशन कुमार के पीछे से एक 9 mm की पूरी पिस्टल खाली कर देता है। उनके ऊपर उनके शरीर को गोलियों से छलनी किया जा रहा था। और ऐसे ही दूसरा भी आदमी पूरी 9 mm की पिस्टल खाली कर देता है। और जब उनका ड्राइवर रूपलाल आता है उनको बचाने के लिए, तो तीसरा जो आदमी था रूपलाल के पैर में गोली मार देता है। और यह सब खून खराबा वहां पर 10 मिनट तक चलता रहता है और ये तीनों लोग मार कर भाग जाते हैं। टोटल 18 गोलियां लगी थी गुलशन कुमार की बॉडी में। और उन्हीं तीनों में से एक उस समय लाइव कॉल पर अबू सलेम को लाइव मर्डर सुना रहा था, अबू सलेम को, गुलशन कुमार की चीखों को। और अबू सलेम यह सब चीजें लाइव
दुबई में बैठकर सुन रहा था। और फिर क्या होता है कि गुलशन कुमार को नज़दीक के कूपर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये उस शख्स की मौत थी जिसने पूरी जिंदगी लोगों की मदद की और सेवा की, लेकिन जब उसको मदद की ज़रूरत थी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और फिर गुलशन कुमार की डेड बॉडी को दिल्ली लाया जाता है और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और इस वाक़या से पूरा मुंबई बॉलीवुड सन्न हो गया था। और उस समय के मुंबई पुलिस कमिश्नर रोनिक मेंडोका हुआ करते थे। रोनी मेंडोका लगभग 2 हफ्ते तक इस केस का तहकीकात करते हैं और तहकीकात करने के बाद मुंबई पुलिस 18 लोगों को अरेस्ट करती है और इसमें कुछ लोग डी कंपनी के भी थे। और इन्हीं में एक शख्स था जिसका नाम था दाऊद मर्चेंट, और यह वही बंदा था जो मेन शूटर था जिसने गुलशन कुमार को मारा था। साथ ही साथ इसके भाई अब्दुल राशिद को भी पकड़ा जाता है। और जब मुंबई पुलिस सख्ती के साथ इन दोनों लोगों से पूछताछ करती है तो ये लोग बोलते हैं कि गुलशन कुमार के मारने का जो सुपारी था वो 25 लाख में तय हुआ था, और यह जो 25 लाख रुपया मिलने वाला था वो टिप्स के मालिक रमेश तोरानी से मिलने वाला था। और यह जो बात थी आगे चलकर प्रूफ नहीं हो पाती है। और मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है इस केस को लेकर, और यह डेट था 30 अगस्त 1997। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो लीड कर रहे थे रोनी मेंडोका ही कर रहे थे। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया कि ये जो गुलशन कुमार की हत्या हुई है इसकी सुपारी नदीम सैफी ने डी कंपनी को दिया था, जो कि खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर है और जिसको खुद गुलशन कुमार ने ही लॉन्च किया था आशिकी मूवी से, जिसका करियर गुलशन कुमार ने ही बनाया था। और इसकी प्लानिंग आज के बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार के बीच में हुई थी और सबको इसकी जानकारी थी। और जो इसको अंजाम दिया था उसका नाम था अबू सलेम। ये सारी जानकारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है रोनी मेंडोका के द्वारा। और नदीम उसी दौरान लंदन चला जाता है अपनी वाइफ की डिलीवरी को लेकर। फिर दोबारा भारत कभी नहीं आया। अब्दुल मर्चेंट और अब्दुल राशिद इन दोनों को आजीवन कारावास हो जाता है। और अबू सलेम के अगेंस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है क्योंकि वह दुबई में ही बैठा था और वहीं से सब चीज़ें हैंडल कर रहा था। तो मिलते हैं किसी एक और ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।